कक्षा 6 विज्ञान के नोट्स के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है विदिशा क्लासेज। इसके बाद मेरा ऐप आपको दिखाई देगा, उसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यदि आपको मेरा ऐप पसंद आ रहा है तो आपको 5 स्टार रेटिंग देनी है। धन्यवाद। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अध्याय 2 भोजन के घटक। देखो, ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और हम सबको ये चैप्टर समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भोजन से जुड़ा हुआ चैप्टर है जो हम रोजाना करते हैं, है ना। तो हमें इसके बारे में जानना चाहिए ना, हमें कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा भोजन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है भोजन जो है वो कच्ची खाद्य सामग्री के संघटक से बनता है। तो ये संघटक क्या है, मैंने पहले चैप्टर में बड़े सही तरीके से समझाया था, है ना, कि संघटक क्या होता है। अगर आपने मेरा पहला चैप्टर नहीं देखा है तो वो पहला चैप्टर देख लेना, उसके बाद ये चैप्टर देखना, समझ में आएगा, ठीक है। तो संघटक क्या होता है कि जो कच्ची खाद्य सामग्री है, यानी हम बाजार से जो भी कच्ची खाद्य सामग्री लाते हैं, जैसे मान लो हमें पकी हुई सब्जी बनानी है, ठीक है। तो सब्जी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? सब्जी बनाने के लिए एक तो कच्ची सब्जी चाहिए, फिर उसमें क्या डालना है, उसके अंदर पानी, तेल, है ना, फिर मसाले। जब ये सारे कच्ची सामग्री हम डालेंगे, ये सारी कच्ची सामग्री हम उसमें डालेंगे, है ना, तब हमारे जाके क्या बनेगी? पकी हुई सब्जी बनेगी। तो ये सारे जो खाद्य यानी खाने योग्य कच्ची सामग्री है, इसी को हम क्या कहेंगे? संघटक कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो भोजन किससे बनता है? भोजन कच्ची खाद्य सामग्री के संघटक से बनता है। फिर दूसरा पॉइंट है, इन कच्ची खाद्य सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ये, है ना भाई। पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो भी जीव होता है ना, जो भी जीव होता है उसके रोजाना के कामकाज करने के लिए उसको क्या किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की जरूरत होती है ना। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। फिर ये ऊर्जा उस जीव को कहाँ से मिलती है? तो ये ऊर्जा मिलती है भोजन करने से, है ना। ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन करने से। अच्छा, इस भोजन में ऐसा क्या होता है जिससे उस जीव को यानी हम लोगों को ऊर्जा मिलती है? तो इस भोजन में होता है पोषक तत्व। इस भोजन में क्या होता है? पोषक तत्व, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो कच्ची खाद्य सामग्री है या पकी हुई, जिसको हम पका लेते हैं बाद में, है, जिससे क्या बनता है? भोजन बनता है। तो इन सब में क्या होता है? कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन आवश्यक घटकों को, है ना, हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। अच्छा, ये आवश्यक घटक कौन कौन से हैं? तो अब देखो इसमें क्या क्या होता है। तो ये है हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व, यानी मुख्य रूप से क्या है? मुख्य रूप से एक तो है कार्बोहाइड्रेट, नाम याद रखना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा कौन सा है? प्रोटीन। फिर क्या है? वसा, विटामिन तथा खनिज लवण, और इसके बाद जल भी आता है। और जो हम ककड़ी वगैरह खाते हैं ना, तो ककड़ी, टमाटर, सलाद, जो सलाद होता है उसमें क्या होता है? रुक्षांश होता है। उसमें क्या होता है? रुक्षांश होता है। तो ये इतनी सारी हमें चीजें जो है याद रखनी पड़ेगी, है ना भाई। हम भोजन रोजाना करते हैं ना, भोजन रोजाना करते हैं। तो जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में ऐसा क्या है जो हमें ऊर्जा देता है? तो भोजन में हम ऐसा क्या है भाई? तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, जल है ना। तो ये सारी चीजें किस में है? भोजन में। तो ये लाइन, चाहे कोई भी इस चैप्टर की लाइन याद हो ना हो, लेकिन ये वाली लाइन तो आपको याद रखनी ही रखनी है कि भोजन के मुख्य पोषक तत्व के रूप में क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, और लास्ट में क्या है? जल, है ना, जल। जैसे ये आपका भोजन है, तो इस भोजन में क्या है? एक तो रोटी है, फिर इसमें देखो अचार भी है, सब्जी भी है। तो ये बहुत सारी कच्ची खाद्य सामग्री से मिलके बने हैं। किससे बने हैं? बहुत सारी कच्ची खाद्य सामग्री से मिलकर बने हैं। जैसे ये बना है गेहूं से, है ना। फिर ये किससे बना है? तो ये देखो कच्ची सब्जी से बना है। फिर इसमें तेल भी है, इसमें मसाले भी है, इसमें थोड़ा पानी भी है। फिर देखो इसमें अचार, तो अचार में कैरी है, तेल भी है। तो ये बहुत सारी कच्ची खाद्य सामग्री से मिलकर बने हुए हैं, है ना। इसलिए इसमें क्या है? इसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में है।
यानी हम रोजाना अलग अलग टाइप का भोजन खाएंगे तो हमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व मिलते रहेंगे और हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलती रहेगी और हम अपना काम जो है बड़े मजे से कर पाएंगे। बात समझ में आई यहाँ तक? फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है पोषक पदार्थ हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, है ना। यानी हम जो ये भोजन खाते हैं इसमें क्या होता है, इसमें होता है पोषक तत्व। अब ये पोषक तत्व जो है हमारे शरीर में क्या काम करता है वो हम पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ सबसे पहला जो है कार्बोहाइड्रेट, तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है और ये वसा क्या करता है ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट और जो वसा है, कार्बोहाइड्रेट और जो वसा है वो हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। बात समझ में आई? कौन कौन ऊर्जा देने का काम करता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। याद हो जाएगा, याद करना ही पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। हमारे शरीर को जब ऊर्जा मिलती है तभी तो हम स्कूल जा पाते हैं, तभी तो हम पढ़ पाते हैं, है ना। तो ये ऊर्जा अगर हमें चाहिए तो हमें भोजन करना पड़ेगा। और कैसा भोजन करना पड़ेगा? बढ़िया मस्त वाला भोजन करना पड़ेगा जिसमें 2 टाइप की सब्जी हो, रोटी हो, अचार हो, है ना, और खाटी छाछ हो, है ना। खाटी छाछ भी आती है ना, गिलास भर के हम पीते हैं खाना खाने के बाद में, तो वो भी होनी चाहिए। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट जितना होगा, वसा जितना अधिक होगा, उतनी ही ऊर्जा हमें बहुत अधिक मिल पाएगी। बात समझ में आई? तो अगर मैं आपको पूछूं कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या काम करते हैं हमारे शरीर में, तो आपका उत्तर क्या होगा कि ये दोनों हमें ऊर्जा देने का काम करते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर का निर्माण करता है। बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा, प्रोटीन किस में होता है? जब आप दाल खाते हो, है ना, तो दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, आपको दिखाई नहीं देता है, बस आप ध्यान रखना कि उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब ये प्रोटीन क्या होता है? हमारे शरीर को हट्टा खट्टा मजबूत बनाता है, यानी हमारे शरीर का क्या करता है? निर्माण करता है। हमारे शरीर का क्या करता है? निर्माण करता है ना। तो प्रोटीन, अगर आपको पूछे कि प्रोटीन हमारे शरीर में क्या काम करता है, तो ये हमारे शरीर का क्या करता है? निर्माण करता है। तो अगला पॉइंट है कि जो ये विटामिन है वो क्या करता है? तो विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है तथा यह आँख, अस्थि यानी हड्डियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायक है। तो विटामिन क्या क्या करता है? विटामिन जब हमारे शरीर में कोई बीमारी आ जाती है, रोग हो जाता है, तो उससे जल्दी से जल्दी हम कैसे ठीक हो, तो इससे हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। दूसरा यह जो है आँख, तो आँखों की रोशनी बढ़ाता है, हड्डियाँ मजबूत करता है, दांत मजबूत करता है, मसूड़ों को मजबूत करता है और कुल मिला के हमें क्या रखता है? स्वस्थ रखता है। कौन? विटामिन, है ना। और ये खनिज लवण क्या करता है? तो देखो खनिज लवण जो है शरीर के अच्छे विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो हमारा शरीर का विकास निरंतर हो, इसलिए क्या जरूरी है? इसलिए खनिज लवण लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपको कुल मिला कि ये जो वाली लाइन है ना कि हमारे भोजन में जो है जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है और खनिज लवण होता है। कार्बोहाइड्रेट और ये जो वसा है, कार्बोहाइड्रेट और ये जो वसा है वो हमें क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। वो हमें क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। इसी के साथ ये जो प्रोटीन है वो क्या करता है? हमारे शरीर का निर्माण करता है। हमारे शरीर का क्या करता है? निर्माण करता है, ठीक है। और विटामिन क्या करता है? विटामिन जो है अगर हमारे शरीर में कोई रोग हो जाता है तो उसकी हमारी रक्षा करता है, उस रोग से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। और खनिज लवण हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और इसके साथ जो है वो हमारे जो ये विकास है, शरीर का विकास है, वो अच्छे से शरीर का क्या करता है? विकास करता है। अगला पॉइंट है संतुलित भोजन, है ना। तो अब ये संतुलित भोजन क्या होता है इसको समझो। संतुलित भोजन क्या है? ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ, खाद्य रेशे और जल पर्याप्त मात्रा में हो, संतुलित भोजन कहलाता है। बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है। देखो इस पॉइंट में हमारे जीवन से जुड़े सारी चीज़ें आ गई जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है।
तो सबसे पहला जो है वो हमारे शरीर की क्या करता है, वृद्धि और विकास करता है। कौन करता है, संतुलित भोजन। तो अब ये संतुलित भोजन का मतलब ये हुआ कि जो आप रोजाना भोजन करते हो उसमें अलग अलग प्रकार की रोजाना आपको सब्जी खानी है। ऐसा नहीं कि आप रोजाना एक दाल खाते हैं और एक रोटी खाते हैं। तो अगर अपन रोज दाल और रोटी खाते रहेंगे तो हमें सभी प्रकार के पोषक पदार्थ नहीं मिलेंगे। सभी प्रकार के जो पोषक पदार्थ है वो नहीं मिलेंगे, है ना। इसलिए संतुलित भोजन का मतलब ये होता है कि अगर आप एक दिन जो है अपनी थाली के अंदर दाल और सब्जी दोनों लेते हो, है ना, दाल और सब्जी दोनों लेते हो और उसके साथ रोटी और चावल, लास्ट में क्या खाते हो, चावल भी खाते हो, और इसी के साथ आप पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीते हो, है ना। तो ये सारी चीजें जब आप नियमित रूप से रोजाना अलग अलग प्रकार की सब्जी, है ना, रोजाना दाल नहीं खाना, रोजाना अलग अलग प्रकार की सब्जी, खिचड़ी, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित भोजन कहते हैं। तो जब अपन ये संतुलित भोजन निरंतर करते हैं तो हमें उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। तो सबसे पहला जो फायदा है कि हमारे शरीर की वृद्धि और विकास होता है। वृद्धि कैसे, कि भाई पहले आप छोटे थे, है ना, फिर क्या हुए, बड़े हुए, फिर और ज्यादा बड़े हुए, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। तो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास, विकास का मतलब है जैसे दिमाग से संतुलित होना, है ना, सही उम्र में सही काम करना। तो ये वृद्धि और विकास कब होगा, जब आप संतुलित भोजन करोगे। इसी के साथ ये क्या करता है कि हमें इसी के साथ वृद्धि और विकास के लिए क्या करना, पोषक पदार्थ खाना, फिर खाद्य रेशे खाना। ये खाद्य रेशे क्या होता है, समझो इसको। जब हम कहीं भी खाने के लिए जाते हैं शादी ब्याह में, है ना, तो वहां आप देखना, वहां पर सलाद होता है। क्या होता है, सलाद होता है। और सलाद में क्या होता है, ककड़ी, कटी हुई ककड़ी, टमाटर, है ना, और प्याज, ये सारी जो चीजें होती है वहां पर सलाद के रूप में होती है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, खाद्य रेशे कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, खाद्य रेशे कहते हैं। ये क्या काम करता है, तो ये हम जो भी भोजन करते हैं उसको फटाफट पचाने का काम करता है। इसलिए ये जो है हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हमें खाना खाने के बाद एक छोटी सी ककड़ी भी या टमाटर कुछ भी खाना चाहिए इसके साथ में। और ये बाद में हमें क्या पीना चाहिए, जल पीना चाहिए। और वो भी क्या, पर्याप्त मात्रा में रोजाना जल पीते रहना चाहिए। तो ये तीन चीजें जो है वो बहुत जरूरी है संतुलित भोजन के लिए। संतुलित भोजन कब मिलेगा, जब उसमें पोषक पदार्थ बढ़िया मात्रा में हो। पोषक पदार्थ कब बढ़िया मात्रा में होगा, जब हम रोजाना अलग अलग प्रकार की सब्जी, भोजन, दाल खाएंगे, है ना, और खाद्य रेशे हो यानी ककड़ी, सलाद हो, और हम पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करेंगे। तो हमें हमारा जो भोजन होगा वो क्या होगा, संतुलित भोजन होगा। हमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, हम रोगों से बचे हुए रहेंगे, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए। नेक्स्ट है, अब जो ये कच्ची खाद्य सामग्री हम खाते हैं, है ना, अभी हमने कहा कि भाई हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। फिर हमने क्या कहा कि भाई इस भोजन के अंदर क्या होता है, तो इस भोजन के अंदर जो है वो होता है पोषक तत्व, है ना। इस भोजन के अंदर क्या होता है, पोषक तत्व होता है। अब हम कैसे पता करें कि किस भोजन के अंदर कौन सा पोषक तत्व है। तो ये जितनी भी कच्ची खाद्य सामग्री होती है, खाने योग्य सामग्री, ठीक है, उसमें अगर मुझे पता करना है कि कौन सा पोषक तत्व उसके अंदर है, तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करते हैं कि किसी चीज के अंदर कार्बोहाइड्रेट का हम कैसे परीक्षण कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, देखो इसके लिए हमें चाहिए एक आलू, चाकू, पेट्री डिश। ये पेट्री डिश एक प्रकार की प्लेट होती है ना। ये देखो आपकी, ये आपके क्या है, पेट्री डिश है, पेट्री डिश। उसके बाद आयोडीन विलियन, है ना, ये हमारी स्कूल के अंदर पड़ा है, आप इसको बाजार से भी खरीद सकते हो। तो ये आयोडीन विलियन का एक शीशी चाहिए। विलियन का मतलब इसके अंदर पानी भरा हुआ है, लेकिन वो पानी नहीं है, वो क्या है, आयोडीन का विलियन है, आयोडीन का विलियन है। फिर हमें ड्रॉपर भी चाहिए। ड्रॉपर का मतलब ये होता है, देखो इसके हाथ में ये पकड़ा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉपर कहते हैं। अब हमें क्या करना है, क्रियाविधि, यानी इसको
हम कैसे चेक करें कि इसमें कौन सा पोषक तत्व है, यानी कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले आलू को मध्य से चाकू की सहायता से काटना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना, हमें एक आलू लेना है और उसको चाकू की सहायता से बीच में से कट करना है ना। जैसे देखो ये आधा आलू कटा हुआ आलू है, आधा कटा हुआ आलू है। इसके बाद कटे हुए भाग को पेट्री डिश में रखना है। तो ये हमारी पेट्री डिश है और इसमें हमने क्या किया, कटे हुए आलू को रख दिया। फिर हमें कटे हुए भाग पर आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे ड्रॉपर की सहायता से डालनी है। तो ये जो ड्रॉपर है, इससे मैंने क्या किया, इसको इसके अंदर डाला। ड्रॉपर में क्या होता है, यहाँ आगे एक रबड़ लगा हुआ होता है। जब इसको हम दबाते हैं तो आयोडीन विलयन इसके अंदर भर जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब 2-3 बूंद इसमें आलू पर डालेंगे। तो ऐसा करने पर क्या होता है, देखो अगर आलू का रंग काला या नीला हो जाता है, अगर यहाँ आलू का रंग, यहाँ जहाँ वो बूंदे पड़ रही है ना, देखो यहाँ पर बूंदे पड़ रही है, तो यहाँ पर अगर आलू का रंग आपके देखो नीला दिखाई दे रहा है, काला या नीला दिखाई देता है, तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम निष्कर्ष निकालेंगे कि आलू के रंग में परिवर्तन स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। आलू के रंग में जो परिवर्तन हुआ वो किसकी उपस्थिति को, स्टार्च की, यानी कि स्टार्च का मतलब यही कार्बोहाइड्रेट है ना, इसके 2 नाम है। स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को दर्शाता है। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होता है। इस मंड का इंग्लिश नाम जो है वो है स्टार्च। यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसको समझना, देखो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है मंड और दूसरा क्या होता है, शर्करा। ठीक है, एक होता है मंड और दूसरा होता है शर्करा। इस मंड को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टार्च। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, स्टार्च। तो यहाँ पर जब ये काला और नीला रंग हुआ तो हम इसकी किसकी उपस्थिति को बताते हैं, स्टार्च की उपस्थिति। तो स्टार्च का मतलब ही क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति। यहाँ तक समझ में आया। चलो, अगर आपको नोट्स चाहिए ये सारे है ना, चैप्टर 1 से लगाकर चैप्टर 16-17 तक, तो ये जो नोट्स है वो आपको प्ले स्टोर में विदिशा क्लासेज ऐप में मिल जाएंगे, है ना। आप प्ले स्टोर में सर्च करना विदिशा क्लासेज, वहाँ पर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। आगे है प्रोटीन का परीक्षण। अब देखो प्रोटीन का परीक्षण हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। इसके लिए हमें दूध चाहिए, परख नली चाहिए, कास्टिक सोडे का विलयन चाहिए, कॉपर सल्फेट का विलयन चाहिए और क्या चाहिए, ड्रॉपर। तो दूध तो हम सभी के घर में होता ही होता है ना। फिर उसके बाद परख नली क्या होती है, तो देखो ये एक कांच की शीशी होती है ना, एक कांच की शीशी होती है, इसको हम परख नली कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, परख नली कहते हैं इसको। ठीक है, अब कास्टिक सोडे का विलयन क्या होता है, तो ये भी पानी जैसा एक विलयन होता है ना, इसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं। ये इस बोतल में क्या है, कास्टिक सोडा है। क्या है, कास्टिक सोडा। और दूसरी जो एक शीशी है उसमें क्या रखा हुआ, कॉपर सल्फेट का विलयन। और इस शीशी में क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन। और ड्रॉपर हम जानते ही है, ये इसके हाथ में क्या है, ड्रॉपर। तो अब इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले क्रियाविधि में करना क्या है कि परख नली में थोड़ा सा दूध लेना है। जो हमारी ये परख नली है इसमें हमें क्या डालना है, दूध डालना है थोड़ा सा। और हमें चेक करना है कि इस दूध में प्रोटीन होता है या नहीं होता है ना। ये हमें क्या करना है, चेक करना है। तो अगला पॉइंट क्या है, देखो अगला पॉइंट है, इसमें 10 बूंद ड्रॉपर से कास्टिक सोडे का विलयन तथा 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन डालेंगे। इसमें क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का विलयन डालेंगे। यहाँ आगे लिखा हुआ नहीं है लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट का विलयन डालेंगे। तो इसमें जो है हमें ये जो कास्टिक सोडा है ये वाला, इसकी तो इस ड्रॉपर में 10 इससे भरकर, ड्रॉपर से भरकर इसमें कितनी बूंदे डालनी है, 10 बूंदे इसके अंदर डालनी है। और कॉपर सल्फेट की कितनी डालनी है, 2 बूंदे, केवल 2 बूंदे डालनी है। ऐसा करने पर क्या होगा, ऐसा करने पर परख नली में दूध का रंग जो है वो कैसा हो जाएगा, बैंगनी रंग हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमें जो है एक बैंगनी रंग दिखाई देगा। कैसा रंग दिखाई देगा, बैंगनी रंग दिखाई देगा, है ना। तो अब ये जो बैंगनी रंग है वो क्या दर्शाता है, ऐसा होने पर निष्कर्ष निकलता है कि परख नली में दूध का बैंगनी रंग प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी ये जो बैंगनी रंग आया है इसके अंदर, इसका मतलब ये है कि इस परख नली में जो दूध है उस दूध में जो है प्रोटीन उपस्थित है।
क्या उपस्थित है? प्रोटीन उपस्थित है ना। तो किस खाने में क्या है ये सब हम चेक कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रयोग करना पड़ता है ना। और ये देखो मैंने कितनी सीधी भाषा में इस सारी चीज़ों को लिखा है ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ सके, है ना। अगला है वसा का परीक्षण। अब हमें वसा का परीक्षण कैसे करना है ये तो आप आराम से कर सकते हो सॉरी। सबसे पहले इसमें हमें चाहिए सामग्री के रूप में मूंगफली और कागज, जो हमें आराम से मिल जाएगी घर में। इसमें क्रियाविधि क्या करनी है कि मूंगफली को कागज पर रखकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना है। क्या करना है? आपके घर में एक कागज का टुकड़ा होगा, उस कागज के टुकड़े पर मूंगफली के दाने रखने हैं और उसको फिर चोट मारना है। किससे? जो भी आपके पास भारी पत्थर हो या कुछ भी हो उससे आपको इस पर चोट मारना है और इसके क्या करने हैं? छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। ऐसे करने पर क्या होगा कि मूंगफली के टुकड़ों को हटाने पर कागज पर तेल का धब्बा दिखाई देगा। जब ये हम मूंगफली के टुकड़े जो है यहाँ से हटाएंगे तो उस कागज पर क्या आ जाएगा? तेल के धब्बे दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे यूं तेल के धब्बे दिखाई देंगे। ठीक है, ये तेल के जो धब्बे होते हैं, निष्कर्ष निकलता है कि यह तेल के धब्बे जो है वो वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो इस प्रकार हमने कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया, वसा का परीक्षण किया, है ना, प्रोटीन का भी परीक्षण किया। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पदार्थ, पोषक पदार्थ, है ना। जैसे ये लाइन क्या कह रही है इसको समझने की कोशिश करना। जैसे मेरे पास कोई भी एक खाने योग्य पदार्थ है, मान लीजिए वो मेरे पास है दाल, ठीक है, दाल या फिर कोई भी ले लीजिए आप, है ना, सब्जी वगैरह। तो उसमें जो है ये जरूरी नहीं है कि दाल में केवल प्रोटीन ही है ना। ये जरूरी नहीं है कि दाल में जो है वो केवल और केवल प्रोटीन ही है। इसके अलावा दूसरे भी पोषक पदार्थ हो सकते हैं। अब पोषक पदार्थ हमने पढ़े थे, पोषक पदार्थ क्या क्या होते हैं? तो पोषक पदार्थ जो होते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, है ना। तो ये जो है हमें इस सारणी में समझना है। अब देखो इसमें मैंने क्रमांक लिया है, तो यहाँ पर 1 से लगाकर 6 तक मैंने क्या लिए है? विटामिन लिए है। अब इस विटामिन में क्या क्या है? विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और के है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, है ना। अब इनके काम क्या है? जैसे आपने मान लीजिए कि अंगूर खाए, क्या खाए? अंगूर, ठीक है। तो अंगूर में जो है क्या होता है? विटामिन सी होता है। क्या होता है? विटामिन सी होता है। अंगूर में क्या होता है? विटामिन सी होता है। संतरे में भी विटामिन सी होता है। तो ये जब हम खाते हैं तो इसके क्या काम है, इसके क्या कार्य है, वो हमें पढ़ने हैं। फिर अगर हम इसको न खाए, बिल्कुल बंद ही कर दे, तो इनकी कमी से क्या होगा वो भी हमें पढ़ना है। और हम ये कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं वो भी हमें पढ़ना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले है विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है वो क्या होता है कि विटामिन ए का जो काम होता है वो होता है त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखना। विटामिन ए क्या करता है? जो हमारे शरीर की त्वचा है और जो आँखें हैं उनको स्वस्थ रखता है। कौन? विटामिन ए। अच्छा, अगर हम विटामिन ए नहीं खाए तो क्या होगा? तो हमें क्षीणता यानी कमजोरी आ जाएगी और दृष्टिहीनता यानी हमें कम दिखाई देने लगेगा। दृष्टिहीनता का मतलब कम दिखाई देने लगेगा, हमारी आंखें कमजोर हो जाएगी, है ना। क्योंकि ये किसको स्वस्थ रखता है? त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। तो इससे कमजोरी और हमारे आंखों की जो रोशनी है वो कमजोर हो सकती है। अब इसकी पूर्ति हम कैसे करें? तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है गाजर खानी चाहिए, आम खाना चाहिए, जिसमें भी विटामिन ए है। आप गूगल पर सर्च करना ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें विटामिन ए होता है। तो यहाँ पर तो मैंने केवल 2 चीज़ें लिखी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें विटामिन ए होता है। बात समझ में आई? जिसमें क्या होता है? विटामिन ए होता है। अगला पॉइंट है हमारा विटामिन बी। देखो विटामिन बी जो है वो क्या करता है? यह अच्छा स्वस्थ बनाए रखता है। हमारा जो स्वास्थ्य है
वो कौन अच्छा बनाए रखता है? विटामिन बी बनाए रखता है। लेकिन अगर हम विटामिन बी को कमी हो जाए, हम विटामिन बी हमारे शरीर में खाए ही नहीं, तो क्या होगा? तो हमें बेरी बेरी नामक रोग हो जाएगा। ये आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से आपके कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन बी की कमी के लिए हमें क्या खाना चाहिए? तो विटामिन बी की कमी के लिए आप गेहूं खाओ, जो हम रोज खाते हैं, है ना। चावल खाओ, जो भी हम लगभग रोज खाते हैं। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। अगला है विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है वो रोगों से लड़ता है ना। विटामिन सी क्या करता है? रोगों से लड़ता है। जैसे आपके शरीर में कोई भी रोग हो गया और आपने विटामिन सी खा रखा है, तो उस रोग को जो है तुरंत कौन मार देगा? ये विटामिन सी खत्म कर देगा उसको, है ना। यानी कुल मिला के आपके शरीर में एक ऐसी शक्ति बनाए रखेगा जिससे आपको रोग होगा ही नहीं, जिससे आपको क्या नहीं होगा? रोग होगा ही नहीं। यानी ये रोगों से लड़ता है। फिर अगर इसकी कमी हो जाए तो किसका क्या रोग होता है? तो इसकी कमी से हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। तो आपको ये परीक्षा में पूछ सकता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप क्या बताओगे? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो इसकी पूर्ति के लिए हमें क्या खाना चाहिए? तो इसकी पूर्ति के लिए जो है हमें संतरा और आंवला खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? संतरा और आंवला। विटामिन सी की कमी के लिए हमें क्या खाने की सलाह दी जाती है? संतरा और आंवला। इसके अलावा भी जो भी खट्टी चीजें होती है, इमली, ये आपके अंगूर, इमली, जो भी खट्टी चीजें होती है उन सब में क्या होता है? विटामिन सी होता है ना। तो जो भी खट्टी चीज है उन सब में विटामिन सी होता है और हमें विटामिन सी का निरंतर सेवन करना चाहिए। इसीलिए जो है हम नींबू पानी पीते हैं गर्मियों में। हम गर्मियों में नींबू पानी क्यों पीते हैं? ताकि हमारा जो विटामिन सी है वो शरीर के अंदर बना रहे। बात समझ में आई? चलो, अब है विटामिन डी। तो देखो विटामिन डी जो है वो क्या काम करता है? तो विटामिन डी का जो काम है वो है, यहाँ पर हस्तियां लिखा हुआ है, हस्तियां नहीं, ये क्या है? हड्डियां। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है? हड्डियां। जो हमारे शरीर की हड्डियां हैं, है ना, हमारे शरीर की क्या है? हड्डियां है। और दांत है के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। कौन करता है? ये विटामिन डी। विटामिन डी क्या करेगा? जो आपके शरीर की हड्डियां है और जो आपके मुंह के दांत है उनके लिए ये कैल्शियम का उपयोग कराएगा। यानी अधिकतम मात्रा में आपका कैल्शियम उपयोग हो सके, इसके लिए कौन सहायता करता है? विटामिन डी। और ये विटामिन डी की अगर हमारे शरीर में कमजोरी हो जाए, कमी हो जाए, तो क्या होगा? रिकेट्स नामक रोग हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से क्या होगा? रिकेट्स नामक रोग हो जाएगा। अब इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या कहा जाता है कि आप मछली का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, अंडे खाए, या फिर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा ले। इसीलिए आप देखना कि जो वृद्ध लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, वो सुबह जल्दी उठकर सूर्य का प्रकाश, है ना, क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश का सेवन करते हैं। अब सेवन कैसे करते हैं? तो आप सूर्य के प्रकाश के सामने जाकर खड़े हो जाइए, तो आपके सूर्य प्रकाश क्या हो जाएगा? आपको प्राप्त हो जाएगा। चलो अगला क्या है देखते हैं। आगे है विटामिन ई। अब विटामिन ई क्या करता है? विटामिन ई जो है वो हमारे शरीर की मांसपेशियों के सही कार्य करने के लिए आवश्यक होता है ना। हमारे शरीर की जो मांसपेशियां होती है ना, जो मांस भाग होता है, तो उसको क्या करता है? ये सही से कार्य करे, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? ये विटामिन ई जिम्मेदार होता है। ठीक है, हमारे शरीर की जो मांसपेशियां है वो ठीक से काम करे, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? विटामिन ई जिम्मेदार होता है। अब अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो जो हमारे शरीर की ये मांसपेशियां है वो क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। हमारे शरीर की मांसपेशियां क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। अब इसके स्रोत क्या है? तो हम जो दैनिक जीवन में जो भी खाना खाते हैं, है ना, उसमें ये हमें विटामिन ई कहीं ना कहीं मिल जाता है। ठीक है, अब है विटामिन के। तो विटामिन के जो है उसका क्या काम है? तो विटामिन के का काम है रक्त का थक्का जमाना। रक्त का थक्का क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप कहीं खेल रहे हैं, तो खेलने के बाद आपको चोट लग जाए, मान लीजिए अनजाने से चोट लग जाए, तो चोट लगने पर क्या होगा? खून आएगा। क्या आएगा? खून। यानी आपके शरीर का जो रक्त है वो बहने लगेगा। फिर एक दो दिन बाद में क्या होगा? जहां आपको चोट लगी है वहां पर ऐसे ये ब्लॉक बन जाएंगे, है ना। क्या बन जाएंगे? ब्लॉक।
इसी को हम क्या कहते हैं, रक्त का थक्का कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रक्त का थक्का कहते हैं। तो अगर आपके विटामिन के पर्याप्त मात्रा में है शरीर के अंदर, तो आपके तुरंत ये रक्त का थक्का वहां पर जम जाएगा जहां पर चोट लगी हुई है। लेकिन अगर इसकी कमी हो गई तो क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, है ना। रक्त का थक्का क्या है, नहीं जमेगा। और जब रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो जहां आपके चोट लगी है वहां पर आपका खून बहता जाएगा और अंततः आपकी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो इसके लिए भी हमें जो है, जो हम दैनिक जीवन में रोजाना का भोजन करते हैं वो नियमित रूप से करना चाहिए और संतुलित भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम रोज दाल खा रहे हैं तो दाल ही खाए, है ना। अलग अलग प्रकार का रोजाना अलग अलग प्रकार का हमें क्या करना चाहिए, खाना खाना चाहिए, अलग अलग सब्जी खानी चाहिए, खट्टी छाछ, दही वगैरह इन सब का सेवन करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है हमारा है खनिज लवण। देखो हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन भी हो गया, अब है खनिज लवण। अब देखो खनिज लवण हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे होते हैं। इनमें से मैंने कुछ यहाँ पर खनिज लवण लिए हैं, जैसे मुख्य रूप से आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयोडीन है। तो ये सारे नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे, है ना। आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन। अब ये हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो अगर आपके शरीर में आयरन है ना, आयरन आपको कमी हो जाए तो आपको क्या खाने की सलाह दी जाती है, हरे पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक है, मेथी है ना, धनिया है। तो इन सब में जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उन सब में क्या होता है, आयरन पर्याप्त मात्रा में होता है। इसलिए आपको जो है हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो कमी होने के कारण क्या हो सकता है, हमारे शरीर में कमजोरी आ सकती है। हमारे शरीर में क्या हो सकता है, कमजोरी आ सकती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हमें नियमित रूप से हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है वो आपको दूध और अंडे में मिल जाता है। तो अगर आप मांसाहारी है तो अंडा खाओ, अगर आप शाकाहारी है तो आप दूध पियो, है ना। दोनों में ही क्या है, दोनों में ही कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में है। अच्छा, ये कैल्शियम जो है अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो क्या होगा, तो इससे हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, वो कमजोर हो जाएगी। हमारे शरीर की हड्डियां क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। और जो हमारे दांत हैं मुंह में, है ना, वो क्षय होना प्रारंभ हो जाएंगे। क्षय यानी कमजोर होकर टूट जाएंगे वो, है ना। इसलिए हमारे शरीर में क्या होना चाहिए, कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अधिकतम दूध पिलाया जाता है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे 6 महीने के, 3 महीने के, तो उनको प्रारंभ में क्या पिलाया जाता है, दूध ही पिलाया जाता है। फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो कम से कम एक दिन में सुबह 1 गिलास उनको क्या करना चाहिए, दूध का सेवन करना ही चाहिए। दूध क्यों पीना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में क्या बना रहे, कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में बना रहे। आगे है फास्फोरस। तो फास्फोरस के लिए भी आपको हरी सब्जियां और दूध पीना चाहिए। इसमें आपको क्या मिल जाएगा, फास्फोरस भी मिल जाएगा। ये भी क्या करता है, ये हमारे हड्डियों और दांतों को कमजोर करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, हड्डियों और दांत कमजोर हो जाएंगे। अगला पॉइंट है आयोडीन। देखो आयोडीन जो है कहाँ होता है, आपका जो नमक होता है ना घर पे, उसमें आपके पर्याप्त मात्रा में आयोडीन होता है। तो अगर आप नमक खाना बंद कर देंगे तो क्या होगा, नमक खाना, तो ये जो कहाँ से हमें प्राप्त होता है, आयोडीन युक्त नमक से प्राप्त होता है ना। और इसकी अगर कमी हो जाए तो क्या होगा, इसकी कमी से गले की ग्रंथि का फूल जाना, यानी आपके जो गले की ग्रंथि है ना, गले में जो ये आपके तीखी तीखी ये ग्रंथि है ना, वो क्या हो जाएगी, फूल कर बड़ी हो जाएगी, बहुत मोटी हो जाएगी, और ये बहुत भयंकर रोग होता है। तो आयोडीन की कमी के लिए हमें नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा क्या खाना चाहिए, नमक पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। आगे क्या है, जल। तो देखो जल भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है ना। जल जो है हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। अब देखो जल से क्या क्या होता है वो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो जल है वो हमारे शरीर के तापमान का संतुलन बनाए रखता है। यानी हमारा जो शरीर है उसमें तापमान होता है। क्या होता है, तापमान। तापमान यानी गर्मी होती है। क्या होती है, गर्मी। आप एक बार ऐसे समझो कि हमारे शरीर के अंदर जो है वो गर्मी होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। और अगर वो तापमान संतुलित होगा, ये तापमान अगर संतुलित मतलब बराबर होगा, है ना, क्या होगा, बराबर होगा,
ठीक है, तो ही हमारा जो है दिमाग सही से काम कर पाएगा, हमारा शरीर सही से काम कर पाएगा। तो ये जो जल है वो हमारे शरीर का तापमान संतुलित बनाए रखता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाभ है, सबसे इंपॉर्टेंट लाभ है किसका? जल का। तो जल आपको निरंतर पीना चाहिए, जल की कभी कमी नहीं होनी चाहिए आपके शरीर में। अगला है, जल जो है वो भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप भोजन करते हैं, है ना, अगर आप क्या करते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद अगर आप पानी न पिए तो क्या होगा? ये जो भोजन है वो पानी नहीं पीने के कारण अवशोषित नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अवशोषित, यानी ठीक से पचेगा नहीं। और जब ठीक से पचेगा नहीं तो आपको उल्टी, है ना, और बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स होने लग जाएगी। तो ये जल क्या करता है? ये जल भोजन में उपस्थित पोषकों, यानी जो जल में पोषक होते हैं अच्छे अच्छे, कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण आदि को क्या करता है? अवशोषित करता है। आदि को क्या करता है? अवशोषित करता है। और इसमें ये अवशोषित करने में क्या करता है? सहायता करता है। कौन करता है सहायता? ये पानी, यानी जल। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि लगभग सभी खाद्य पदार्थों में जल होता है ना। जैसे टमाटर को काटने पर जल का निकलना। खाद्य पदार्थ का मतलब खाने वाले पदार्थ, जो भी हम खाने योग्य पदार्थ होते हैं उनको खाद्य पदार्थ कहते हैं। तो जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उन सब में लगभग पानी तो होता ही होता है, जल तो होता ही होता है। जैसे आप नींबू ले लो, तो नींबू को जब आप आधा करोगे, है ना, नींबू को जब क्या करोगे? आधा करोगे, तो उसमें जो भी रस होगा तो वो तो उसमें ज़्यादा मात्रा किसकी होगी? पानी की होगी। कोई भी खाद्य पदार्थ ले लो, है ना, तो ज़्यादातर खाद्य पदार्थ में पानी होता है। फिर आगे का पॉइंट है कि जो कच्ची खाद्य सामग्री के छिलके में भी पोषक तत्व होते हैं, उन्हें पकाने पर वे नष्ट भी हो सकते हैं, बार बार धोने पर भी पोषक तत्व अलग हो सकते हैं, है ना। तो ये जो पॉइंट है वो ये कहना चाहता है कि जो कच्चे खाद्य पदार्थ होते हैं, है ना, जैसे आप लाते हो बाजार से सब्जी, ठीक है, और इस सब्जी को आप अगर बार बार धो रहे हो, क्या कर रहे हो? बार बार इसको आप ठीक से साफ कर रहे हो, बार बार इसको क्या कर रहे हो? साफ कर रहे हो। तो साफ करने के क्या होगा कि इस कच्ची सब्जी के ऊपर जो भी पोषक तत्व होंगे, है ना, कोई भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण आदि कुछ भी हो सकता है। तो ये जो पोषक होते हैं वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो इनको न तो बार बार धोना चाहिए और न ही इनको ज़्यादा पकाना चाहिए, एकदम बैलेंस में पकाना चाहिए। वैसे सब्जी तो पकाई जाती है, तो आप कोशिश करना कि उसको जो है बार बार ना धोए, एक बार धोए बस। तो उससे क्या होगा? उससे ये पोषक नष्ट नहीं होंगे। और जैसे ये अपन जो एप्पल वगैरह खाते हैं, तो एप्पल में हम क्या करते हैं? एप्पल का छिलका जो है वो उतार कर खाते हैं, जबकि एप्पल के छिलके में ही सबसे ज़्यादा क्या होता है? पोषक तत्व होता है ना। सेब में क्या होता है? सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होता है। तो उसके छिलके को हमें निकालना नहीं चाहिए, सीधा खाना चाहिए, धोने के बाद सीधा खाना चाहिए। अगला पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा अधिक ऊर्जा देता है, परंतु वसा का अधिक सेवन करने से मोटापा हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, कार्बोहाइड्रेट, हमने एक पॉइंट पढ़ा था, उसमें था कि कार्बोहाइड्रेट और जो ये वसा है वो दोनों क्या देते हैं? वो दोनों ऊर्जा देते हैं, है ना। लेकिन ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है? ज़्यादा ऊर्जा जो है ये वसा देता है ना। ज़्यादा ऊर्जा देने का काम किसका है? वसा का है। लेकिन अगर आप वसा वाले भोजन ज़्यादा खाओगे, जैसे आप बहुत ज़्यादा तेल, घी, है ना, इस प्रकार की चीज़ें खा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि इस तेल और घी में, अधिक तेल और घी में क्या होती है? वसा होती है। और वसा का अधिक सेवन करने से आप में क्या आ सकता है? मोटापा आ सकता है। तो हमें ज़्यादा वसा वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, है ना, जैसे घी, तेल और ये बटर, है ना। उसके बाद आपके आ जाएगा जैसे पनीर की सब्जी, तो पनीर में भी क्या है? पनीर में भी बहुत ज़्यादा वसा होता है। तो इसका सेवन करने से क्या आ सकता है? मोटापा आ सकता है। तो अगर आपको पूछ जाए, है ना, ये पूछा जाए कि मोटापा कब होता है,
तो मोटापा कब होगा भाई? जब हम अधिक वसा वाली चीज़ों को ज़्यादा खाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा? मोटापा हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक ऐसा भोजन करे जिसमें किसी विशेष पोषक की कमी हो तो वह उसके अभाव में ग्रसित हो जाता है। इस पॉइंट को समझना, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय तक यानी बहुत अधिक महीनों तक, है ना, बहुत अधिक महीनों तक कैसा भोजन करे जिसमें किसी विशेष पोषक की कमी हो। जैसे मान लो कि एक आदमी है जो रोजाना जो है केवल और केवल दाल रोटी खाता है। क्या खाता है? दाल रोटी खाता है। तो रोटी में तो आपके क्या है? कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट है, और दाल में क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, तो अब इसे क्या क्या नहीं मिल रहा है? इसे ना तो वसा मिल रही है, ठीक है, इसे ना तो आपके विटामिन मिल रहा है ना, विटामिन भी नहीं मिल रहा है, इसे खनिज लवण भी नहीं मिल रहा है। अब वो क्या खा रहा है? केवल और केवल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट खा रहा है। तो उसमें क्या होगा? विशेष पोषक की कमी हो जाएगी। विशेष में क्या है? या तो वसा की कमी हो जाएगी, या विटामिन की कमी हो जाएगी, या खनिज की कमी हो जाएगी। जब किसी एक चीज की कमी हो जाएगी तो उसको क्या होगा? उसको अभाव से ग्रसित हो जाएगा। यानी इस चीज की कमी से वो क्या हो जाएगा? ग्रसित यानी वो रोगी हो जाएगा। ग्रसित का मतलब क्या हो जाएगा? वो रोगी हो जाएगा, यानी उसकी वजह से उसके शरीर में कुछ न कुछ ऐसे इफेक्ट पड़ेंगे जो उसके लिए हानिकारक हो सकते हैं, जो उसके लिए क्या हो? हानिकारक हो सकते हैं। अब अगला पॉइंट है, वे लोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं, है ना, वे लोग नहीं है यहाँ पर, वे रोग है। क्या आएगा? वे रोग, है ना, तो वे रोग, ये नहीं आएगा भाई, ये लोग नहीं, वे रोग। तो वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं, अभावजन्य रोग कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो ये लाइन लिखी हुई है कि कोई एक व्यक्ति है जो केवल एक ही प्रकार का खाना खा रहा है, अलग अलग नहीं खा रहा है, तो उसमें किसी विशेष पोषक की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, और इस कमी के कारण उसको क्या हो जाएगा? अभावजन्य रोग हो जाएगा। अभाव मतलब उस विशेष पोषक की अभाव में उससे ग्रसित वह रोग हो जाएगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी इस पर आप कमेंट जरूर करें, है ना। और ये जो मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ ये अपने सभी दोस्तों को शेयर करनी है। इसके साथ ये जितने भी नोट्स हैं वो मैं खुद बना रहा हूँ, और बहुत सोच समझकर ये नोट्स बनाए हैं मैंने। धन्यवाद। कक्षा 6 विज्ञान के नोट्स के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है विदिशा क्लासेज। इसके बाद मेरा ऐप आपको दिखाई देगा, उसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यदि आपको मेरा ऐप पसंद आ रहा है तो आपको 5 स्टार रेटिंग देनी है। धन्यवाद।